साथियों नमस्कार। डीएम इंस्टीट्यूट भिंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप पिछली क्लास में हमने वाक्यों का वर्गीकरण कंप्लीट किया था, वाक्यों को पढ़ा था। इसमें तीन प्रकार थे वाक्यों के वर्गीकरण में। एक था रचना की दृष्टि से, दूसरा था अर्थ की दृष्टि से और तीसरा था वाच्य की दृष्टि से। आज का हमारा टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है ब्राह्म चिन्ह। आज हम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे कि किस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर कैसे किया जाता है और कौन किस चिन्ह को क्या नाम से जानते हैं, ये सारी चीजें जानेंगे। आज हम ब्राह्म चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे कि चिन्ह के प्रयोग कैसे किए जाते हैं। पिछली क्लास आप सबके बीच में जो हुई है उसमें वाक्यों का वर्गीकरण से लेके जो हमने पढ़ा है वहां तक की सारी क्लास आप सबके बीच अवेलेबल है, जिसमें मैंने विस्तृत रूप में आपको समझाया है। साथ ही साथ बाल विकास की क्लास में भी हमने अभी तक जो आप सबको पढ़ाया वो आप रेगुलर क्लास को अटेंड करते हैं। तो आज हम ब्राह्म चिन्ह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चिन्ह क्या होते हैं उसको हमें जानना होगा। तो चिन्ह के बारे में जानने के लिए क्या करेंगे, कैसे कभी कभी जैसे कोई भी हम वार्ता करते हैं या किसी से हम बात करते हैं तो एक कोई जब आप वाक्य बोलते हैं तो उसमें कहाँ किस चिन्ह का कैसे प्रयोग किया जाएगा या कहाँ उसमें रुकना है, या कोई चीज हम गा रहे हैं या कुछ चीज हम सुना रहे हैं तो उसमें हमें किस चीज पे कहाँ रुकना है, क्योंकि थोड़ा सा हर जगह कहीं अल्प विराम होता है, कहीं पूर्ण विराम होता है, कहीं उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। तो ऐसे चिन्हों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो क्या होते हैं, उन्हें हम ब्राह्म चिन्ह बोलते हैं। तो चिन्हों का जहाँ प्रयोग किया जाता है वो हमें जानना होता है, तो उसी को हम ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बात कर रहा है, कोई चीज लिख रहा है, तो उसमें उसको सजेशन के तौर पर चिन्हों का प्रयोग करना होता है कि इस चिन्ह का प्रयोग यहाँ ऐसे रुकना है, इस लाइन को बोलने के बाद थोड़ा अल्प यहाँ बोलना है या इसके बाद थोड़ा बड़ा विराम करना है। तो उसमें सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। तो सबसे पहले आज हम ब्राह्म चिन्ह की जो परिभाषा है वो लिखेंगे। तो पहली हेडिंग डालेंगे हम ब्राह्म चिन्ह। तो ब्राह्म चिन्ह, तो ये इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें ब्राह्म चिन्ह की परिभाषा लिखनी है। मैं आपको एक एक टॉपिक, हर टॉपिक को पूर्ण विस्तृत रूप में फुल नोट्स के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और हर जो टॉपिक परीक्षा में पूछा जाता है या परीक्षा में कहीं ना कहीं आया है या पूछने की संभावना है वही है। हो सकता है किसी परीक्षा में कोई टॉपिक नहीं आता है तो भी आपके लिए पूर्ण है, और आता है तो भी पूर्ण है। नहीं आता है तो आप जितना आता है वो टॉपिक उसमें से पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं आता है तो जितना पढ़ना हो, बाकी तो वैसे पूरा पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान का टॉपिक नहीं है। हालांकि ये पूछा जाता है, किसी किसी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, कहीं कहीं इस टॉपिक को पूछते हैं, लेकिन पूछते जरूर है, तो इसलिए पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। अब ब्राह्म चिन्ह की परिभाषा जैसे मैंने अभी बात में बताई थी, तो किसी भी प्रकार से जब आप वार्ता कर रहे हैं, तो मैंने बोला था कि कोई बातचीत करते समय आप इन चीजों का प्रयोग करते हैं। किसी भी प्रकार से वार्ता करते समय, किसी भी प्रकार से वार्ता करते समय, वार्ता करते समय वार्ता करते समय अथवा लेखन कार्य करते समय अथवा लेखन कार्य करते समय करते समय वक्ता अथवा वक्ता अथवा लेखक वक्ता अथवा लेखक अपने अभिप्राय को अपने अभिप्राय को अपने अभिप्राय को अपने अभिप्राय को सुस्पष्ट करने के लिए सुस्पष्ट करने के लिए करने के लिए करने के लिए करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करता है, जिन चिन्हों का प्रयोग
करता है, प्रयोग करता है, इन चिन्हों का प्रयोग करता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। 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 ये हमको परिभाषा, इसमें विराम चिन्ह की परिभाषा दी गई है और इस परिभाषा से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है और कैसे उन शब्दों के प्रयोग से हम उसमें ये बात स्पष्टतः समझ पाते हैं कि कहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग होगा। ये चीज हमें देखनी। तो किसी प्रकार से वार्ता करते समय अथवा लेखन कार्य करते समय वक्ता अथवा लेखक अपने अभिप्राय को सुस्पष्ट करने के लिए, अपने मतलब बात को सही साबित करने के लिए, बात को सही ढंग से रखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो मैंने अभी बात की कि आपसे कोई चीज की जब आप वार्तालाप कर रहे हैं या कोई चीज आप लिख रहे हैं तो वहां पर ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए कि यहाँ आपको इस स्थिति में इस आधार पर ऐसे रुकना है। इन सारी चीजों को करना पड़ेगा। अगर आप इन चीजों को करेंगे तो जो चीज आप सामने वाले को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो आपकी और स्पष्टता से जाएगी। तो अब हम कुछ हिंदी में जो विराम चिन्ह है उनको लिखने की करेंगे। तो हिंदी में विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं? हिंदी में विराम चिन्ह, हिंदी में विराम चिन्ह, ये हमें हेडिंग डालनी है। हिंदी में विराम चिन्ह, तो ये हमें हिंदी में कौन कौन से विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं ये लिखना है। तो एक पैराग्राफ टेबल में जैसे हमने कारकों में लिखा था वैसे लिखेंगे और उसके बाद उनकी हमें एक एक की परिभाषा और एक एक चिन्ह का प्रयोग कैसे कहाँ किया जाता है वो बताएंगे। तो सबसे पहले हमें इस टेबल को लिखना है। तो एक में लिखना है विराम और एक लिखना है चिन्ह। तो दोनों अलग अलग हैं तो लेकिन हमें लिखना है, एक का नाम है विराम और एक है चिन्ह। विराम मतलब जहां उसका नाम है उसको लिखना है और चिन्ह में वो किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है तो वो चिन्ह में हमें लिखना है। तो सबसे पहले नंबर एक में लिखेंगे हम पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, ये चिन्ह हमको ज्यादातर हमने यूज भी किया होता है तो हमको पता होता है। पूर्ण विराम का जो प्रयोग है वो जब हम कोई चीज लगभग पूरी कर लेते हैं तब उसका प्रयोग करते हैं और उसको हम इस प्रकार के डंडे के रूप में कहते हैं कि एक सीधी लाइन खड़ी रेखा होती है, वो विराम चिन्ह का प्रयोग में पूर्ण विराम उसका होता है। दूसरा है अर्ध विराम। दूसरा है अर्ध विराम। दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम मतलब होता है आधा, ऐसे करके हल्का सा छोटा सा चिन्ह जिसका हम प्रयोग करते हैं उसको हम अर्ध विराम कहते हैं। इसके बाद होता है तीसरा अल्प विराम। अल्प विराम, तो अल्प विराम इसी प्रकार का होता है लेकिन इसमें ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं, ये आपका अल्प विराम हो गया। चौथा है जो है वो आपको लिखना है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम मतलब जहां पर कोई बात पूर्ण नहीं हुई है उसको हम अपूर्ण विराम। इसके और भी नाम है वो भी हम लिख सकते हैं, अगर हमें नहीं हम सुन लें। इसको हम न्यून विराम या विवरण चिन्ह भी कहते हैं। ज्यादातर देखा होगा आपने कि इसका प्रयोग जैसे विवरण लिखते हैं, विवरण उसके बाद हम ऐसे करके लिख देते हैं, तो इसको विवरण चिन्ह भी कहा जाता है। तो इसका जो है चिन्ह इस प्रकार का है, दो बिंदी ऐसे समानांतर होती है, दो बिंदी एक समान में आपको दिखाई देती हैं। दो बिंदी जो है वो एक समान में आपको दिखाई देंगी, तो हम अपूर्ण विराम, न्यून विराम या विवरण चिन्ह भी कहते हैं। किसी चीज का जब हमें बहुत विस्तृत रूप में समझाना हो तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कभी कभी लिखते हैं कि इसके अनुसार कथानक में, तो इस प्रकार का होता है। फिर इसके बाद जो अगला है वो है प्रश्न विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है उसको हम प्रश्न विराम
बोलते हैं? प्रश्न विराम। तो प्रश्न विराम का प्रयोग आपने भी किया है तो आपको पता है, इस प्रकार का होता है प्रश्न विराम। इसके नीचे एक बिंदी होती है और इस तरह की उसको बनाते हैं। प्रश्न विराम के बाद जो हमारा आता है वो है विस्मय विराम। विस्मय, विस्मय सूचक चिन्ह जो बोलते हैं, ये आपने देखा होगा, इसको पढ़ा था, विस्मय विराम। तो इसका एक सीधा डंडा है और इसके नीचे एक बिंदी है, ये आपका विस्मय विराम है, जो ज्यादातर संबोधन वाले शब्दों में प्रयोग किया जाता है। और एक होता है, उसी को हम बोलते हैं संबोधन विराम। इसी का प्रयोग ऐसे होता है, उसको संबोधन विराम के तौर पर भी ऐसी प्रकार का होता है। ये दो जगह होता है, अलग अलग प्रकार से यूज होता है, लेकिन चिन्ह का लगभग सेम है। एक जगह विस्मय होता है, एक जगह संबोधन होता है। अगला है निर्देशक। निर्देशक, निर्देशक, निर्देशक विराम। निर्देशक विराम होता है आपका इस प्रकार से, एक सीधी लाइन। फिर एक विवरण चिन्ह होता है, एक विवरण विराम होता है, जो भी मैंने ऊपर बताया था, इसमें भी एक विवरण चिन्ह होता है, विवरण चिन्ह विराम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हमने बोला था, तो इसको लिखेंगे विवरण चिन्ह विराम। ये इस प्रकार का होता है। एक विवरण अपूर्ण में भी होता है, पूर्ण विराम में भी होता है, और इसको विवरण चिन्ह, तो ये इस प्रकार के भी होता है। इसके बाद योजक या संबंध। योजक या संबंध, योजक या संबंध, योजक, योजक, योजक या संबंध चिन्ह, योजक या संबंध चिन्ह, योजक या, योजक या संबंध चिन्ह, योजक या संबंध चिन्ह। ऐसे छोटा सा होता है, यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं इसको यूज करते हैं, छोटा सा। वो एक लाइन बड़ी होती है, यहाँ पर एक छोटी सी लाइन है। तो ये हो जाता है आपका योजक या संबंध चिन्ह। अब आता है इसके बाद अवतरण विराम या उद्धरण। तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं और इसको इरेज करके भी लिख सकते हैं। आप बोलेंगे तो इरेज करके लिख सकते हैं, इनको इरेज कर सकते हैं। ये आपने लिख लिए होंगे। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, और कुछ चिन्ह हैं जो हम लिखेंगे, लगभग 11वां चिन्ह है, जिसको हम अवतरण या उद्धरण बोलते हैं। 11, अवतरण, अवतरण या उद्धरण, उद्धरण चिन्ह। तो अवतरण या उद्धरण चिन्ह या उद्धरण विराम, तो ये आपका इस प्रकार से होता है। ये देखा होगा कभी कभी आपने, दोनों साइड से इसका कोष्टक होता है, कभी कभी इसको सिंगल में भी यूज करते हैं, इसको डबल या सिंगल में भी यूज किया जाता है। एक होता है लोप, लोप विराम, लोप विराम, लोप विराम। तो लोप विराम या वर्जन चिन्ह बोलते हैं इसको, वर्जन चिन्ह, जो वर्जन चिन्ह, कभी कभी कोई बात जब हम छोड़ देते हैं या उसको हम पूरा नहीं कर पाते, तो उसको ऐसे ऐसे डॉट डॉट में लगा लिखते हैं, ऐसे करके डॉट डॉट। तो उसका एक अलग व्यवस्था है कि जब कोई चीज छूट रही है या इसके आगे की चीज को आप जाने या उसको हम असमंजस में डाल दें, कि मतलब ये चीज आगे क्या होगी क्या नहीं होगी, इसको हमने पूरा नहीं किया है, तो वहां पर इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद है लाघव या संक्षेप सूचक। इसके बाद है लाघव या संक्षेप सूचक, संक्षेप सूचक। ये जो लाघव या संक्षेप सूचक है, वो ऐसा एक गोला सा होता है, ऐसे थोड़ा लंबा करके होता है, इसमें इसको गोल नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा लंबा करके ऐसे होता है। ठीक है, तो ये लाघव चिन्ह होता है, लाघव। इसके बाद है त्रुटि विराम या हंस पद। त्रुटि विराम या हंस पद, त्रुटि विराम या उसको हंस पद, हंस पद ऐसे करके आपने देखा होगा। कभी कभी जब गलती हो जाती है, तो हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करके बता देते हैं कि हमने आगे जो गलती की है उसको यहाँ सुधार रहे हैं। आगे है कोष्टक।
कोष्टक में भी तीन प्रकार का कोष्टक विराम है, इसमें भी तीन अलग अलग प्रकार के कोष्टकों का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा, एक तो ये कोष्टक का प्रयोग होता है, एक ये वाले कोष्टक का भी प्रयोग होता है, और एक और कोष्टक होता है जो आपने ज्यादातर इस प्रकार के कोष्टक को देखा होगा। ये मेरा थोड़ा सा सही नहीं बनता, इस प्रकार से हम कह सकते हैं, और इधर भी हम इसी प्रकार का बना देते हैं। आप देख लें, इस प्रकार का एक कोष्टक होता है, तो ऐसे करके चिन्हों में हम प्रयोग करते हैं। चाहे तो उसको ऐसे बोल दो, ऐसे करके थोड़ा रहता है अपने हिसाब से। चलिए, एक तीन कोष्टकों का प्रयोग अलग अलग प्रकार से किया जाता है। अगला है तुल्यात्मक सूचक। तुल्यात्मक सूचक चिन्ह। तो तुल्यात्मक सूचक चिन्ह का भी हम प्रयोग करते हैं, तो वो आपका बराबर है, जो बराबर है उसको हम तुल्यात्मक में करते हैं कि सामने वाले में दोनों में क्या अंतर है। और एक होता है तारक चिन्ह, इसको हम बोलते हैं तारक चिन्ह। तारक चिन्ह, तो तारक चिन्ह में एक आपका प्लस, इसके बाद ये इक्वल, इक्वल के बाद आप मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ऐसे अलग अलग शब्द होते हैं, वो होते हैं। और एक आपका वही, और एक आपका ये भी है शायद, एक इस चिन्ह का भी हम प्रयोग करते हैं। एक आपका मल्टीप्लाई हो गया, एक आपका, और एक इसमें बिंदी वाला भी इसे, ऐसे कोई शायद ऐसे भी होता होगा, या ऐसे ही होता है, देख लेना इस प्रकार से। ये सारे चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, ये सारे विराम चिन्ह हैं, इनका प्रयोग हम डेली नित्य अपने उसमें कार्यों में करते हैं। तो उसमें दिया भी गया है कि किसी प्रकार से वार्ता करते समय या लेखन कार्य करते समय जब हम, जो वक्ता है या फिर लेखक है, वो अपने अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग करता है। तो लगभग 17 चिन्ह हैं जिनका प्रयोग कहीं ना कहीं दैनिक कार्य में, या जब हम कोई चीज कर रहे हैं तो उसमें हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भाषण दे रहे हैं, कोई बौद्धिक दे रहे हैं, या कोई हम लेखन में पुस्तक वगैरह कुछ भी लिख रहे हैं, तो हम उनका प्रयोग करते हैं। इन सारे चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। अब हम एक एक चिन्ह का विस्तृत परिभाषा के साथ प्रयोग करके सेंटेंस में सीखेंगे कि कैसे किस चिन्ह का कहाँ कब प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम, जो पहला जो हमारा सबसे पहले था वो था पूर्ण विराम। तो सबसे पहले हमें हेडिंग पूर्ण विराम डालनी होगी, तो पूर्ण विराम की हम हेडिंग डालेंगे, और वहां से लगभग 17 चिन्हों का प्रयोग है, तो वो 17 चिन्हों को हम जानेंगे। इस 17 चिन्हों में हम कैसे समझें कि किसका प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है। बाकी क्लास अगर सबको अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आप सब लोग लगातार क्लास से जुड़े रहे, कोई भी क्लास कभी मिस ना करें। अगर आपको क्लास नहीं मिलती है तो आप प्ले लिस्ट में भी जाके देख सकते हैं, और बाकी सारी क्लास आप सबके बीच एक दिन का छोड़ के रेगुलर आप सबके बीच क्लास मिलती है आपको। तो आगे जो हम सबसे पहले नंबर एक हेडिंग जो मैंने बोला था, पहले नंबर पर सबसे पहले नंबर है वो डालेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम जो हमारा चिन्ह है, पूर्ण विराम जो हमारा चिन्ह है उसका हम प्रयोग करेंगे। इसमें एक काम और करेंगे, साथ ही साथ यहाँ चिन्ह का भी प्रयोग करते चलेंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि कौन सा चिन्ह है। हालांकि सेंटेंस में भी हम यूज करेंगे तो हमें पता रहेगा, लेकिन यहाँ भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं ऐसे भी, क्योंकि थोड़ा याद लिखना ऐसे भी ठीक नहीं है। लो, तो इसको ऐसे क्वेश्चन में ही करते हैं। तो सबसे पहले हम पूर्ण विराम को जानेंगे कि पूर्ण विराम का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, पूर्ण विराम की परिभाषा और उसका सेंटेंस में प्रयोग। पूर्ण विराम की परिभाषा और उसका सेंटेंस में प्रयोग।
और कहाँ कहाँ उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, कहाँ ये चिन्ह लगाया जाता है, कहाँ इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते, ये सारी चीजें जान। तो प्रत्येक पूर्ण विराम या प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में प्रत्येक की परिभाषा लिखेंगे। प्रत्येक पूर्ण वाक्य के प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। किंतु प्रश्नात्मक अथवा किंतु प्रश्नात्मक अथवा विस्मयात्मक वाक्य होने पर विस्मयात्मक वाक्य होने से सॉरी होने से विस्मयात्मक वाक्य होने से पूर्ण विराम के स्थान पर होने से पूर्ण विराम के स्थान पर पूर्ण विराम के स्थान पर क्रमशः प्रश्न विराम अथवा प्रश्न विराम अथवा प्रश्न विराम अथवा प्रश्न विराम अथवा विस्मय विराम का अथवा विस्मय विराम का व्यवहार किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। ये पूर्ण विराम की परिभाषा है। अब इसको कैसे समझें कि प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जब कोई वाक्य पूरा होगा, जैसे राम खेलता है, तो यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। राम सो रहा है, राम जा रहा है, राम पढ़ रहा है, ऐसे शब्द जब भी प्रयोग होंगे या वो कथन पूरा होने पर क्या होगा कि पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। किंतु प्रश्नात्मक अथवा विस्मयात्मक वाक्य होने से पूर्ण विराम के स्थान पर मतलब प्रश्न विराम अथवा विस्मय विराम का व्यवहार किया जाता है। अगर वहां पर इस प्रकार का कोई प्रश्न किया जा रहा है या फिर विस्मय शब्द का प्रयोग हो रहा है, वहां पर प्रश्न विराम या विस्मय विराम का प्रयोग किया जाएगा। ये स्पष्ट समझ लो। जैसे मैंने कहा था अभी कि आप कोई भी ले उदाहरण, जैसे राम खेलता है, तो राम खेलता है, ठीक है। अब हम कोई एग्जांपल लिख रहे हैं, तो जैसे लिखे हिंदी हिंद की राष्ट्रभाषा है, हिंदी हिंद की राष्ट्रभाषा है, हिंदी हिंद की राष्ट्रभाषा है। ये यहाँ पर पूर्ण विराम हो गया, ये पूरा वाक्य हो गया, तो हमने पूर्ण विराम का प्रयोग कर लिया। अब इसमें बोला गया था कि प्रश्नात्मक या विस्मय होना चाहिए, तो इसमें हम आपसे दूसरा एग्जांपल में समझाएं। पहला ये हो गया, दूसरा समझाएंगे। तो उसमें लिखेंगे
आप कहाँ जाते हैं? आप कहाँ जाते हैं? ओहो, ये तो ये दोनों चिन्हों का यहाँ प्रयोग किया गया है। वो कह रहा है कि आप कहाँ जाते हैं? ओहो, या ऐसे बोल देता, ओहो आप कहाँ जाते हैं। तो थोड़ा क्लियरिटी से समझ में आ रहा है कि वो का प्रयोग हमने बाद में किया है, तो ये पता चल गया कि इसमें पहले प्रश्न किया गया है, तो इसमें विस्मय का प्रयोग किया गया। अगर इस प्रकार का कोई शब्द होगा, ऐसे इसको हटा दें, ऐसे समझिए। तो यहाँ पर क्या है, आप कहाँ जाते हैं, तो यहाँ प्रश्न किया जा रहा है, इसमें मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। फिर उसने कहा हो, तो यहाँ विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग है, तो विस्मय चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ये स्पष्टतः हमें समझना होगा। यहाँ आपके लिए ये स्पष्ट बताया भी गया है और ये चीज आपको समझनी भी होगी। मैंने आपको अभी ये बात क्लियरिटी से बोली भी थी कि अगर जहां वाक्य पूरा है वहां पूर्ण विराम, अगर प्रश्न है और विस्मय शब्द का प्रयोग किया गया है, विस्मय वाक्य में आया है, तो वहां पर प्रश्नवाचक और विस्मयवाचक दोनों का प्रयोग होगा। मतलब प्रश्नवाचक विराम का भी और वो मतलब विस्मयवाचक विराम का भी प्रयोग होगा। अब हम दूसरा दूसरा जो चिन्ह का है, दूसरे चिन्ह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दूसरा है अर्धविराम। दूसरा है अर्धविराम। दूसरा है अर्ध अर्धविराम। दूसरा है अर्धविराम। अब अर्धविराम क्या है, तो इसमें ऐसे ही है, वो गलती कर दी थी इसमें, पीछे आप देख सकते हैं, इसमें ऊपर ही प्रयोग किया जाएगा। इसमें अर्धविराम अल्पविराम में थोड़ा अंतर है। इसमें गड़बड़ कर दी क्यों? अर्ध में यही है, वहां थोड़ा सुधारना पड़ेगा आपको पीछे कि अर्ध में ये चिन्ह लगा लेना और अल्प में बिना बिंदी वाला चिन्ह लगा देना, वो थोड़ी वहां गलती हुई है, तो थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जब हम इसको लिख रहे हैं तो हमें समझ में आया कि गलती हुई। तो अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, सुधार लेना आप अगर कोई चीज में दिक्कत है। जैसे ये चिन्ह का प्रयोग हमने अल्पविराम में किया है, तो इसको हमें अर्धविराम में करना है, और अल्पविराम में खाली यही वाला आता है, वो ध्यान नहीं था, बाद में समझ में आया तो मैं आपको बता। अब हम अर्धविराम की परिभाषा लिखेंगे। इसका प्रयोग स्पष्ट रूप से इसका प्रयोग स्पष्ट रूप इसका प्रयोग स्पष्ट विराम वाले स्थलों में का प्रयोग स्पष्ट का प्रयोग स्पष्ट विराम वाले विराम वाले स्थलों में आता है। स्थलों में विराम वाले स्थलों में आता है। इसका प्रयोग स्पष्ट विराम वाले स्थलों में आता है, और किसी वाक्य में और और किसी वाक्य में और किसी वाक्य में कोई स्वतंत्र वाक्य होने पर कोई स्वतंत्र वाक्य होने पर वाक्य होने पर स्वतंत्र वाक्य होने पर उन्हें अलग अलग रखने के लिए उन्हें अलग 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 रखने के लिए रखने के लिए रखने के लिए भी उसका प्रयोग किया रखने के लिए भी उसका प्रयोग या
जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब जैसे, तो इसमें हम एक लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। जैसे सूर्यास्त, सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त हुआ, सूर्यास्त हुआ, तो इसका प्रयोग यहाँ पर ऐसे करेंगे, आकाश लाल हुआ। क्या? लाल हो गया, लाल हुआ। इन दोनों, यही का प्रयोग किया गया है चिन्ह का। बस आपको समझना है कि इसका प्रयोग कैसे कहाँ होगा। तो मैंने आपको बताया कि अर्धविराम है, तो अर्धविराम मतलब सूर्यास्त हुआ, हम यहाँ रुके, सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ, तो दोनों में हम अल्प रूप में रुक रहे हैं, इसलिए हमको अर्धविराम में थोड़े से रुक रहे हैं, तो यह अर्धविराम है। यहाँ मतलब अल्प व्यवस्था भी नहीं है कि हम अल्पविराम के तौर पर रुक रहे हैं, यहाँ अर्धविराम के तौर पर रुक रहे हैं, तो इसका हम प्रयोग अर्ध के रूप में करेंगे, क्योंकि आधा शब्द याद रहे। आधा, ये पूरा लिखा होता सूर्यास्त हुआ आकाश लाल हुआ, तो बात है, या सूर्यास्त होने से आकाश लाल हो गया, तो फिर अलग चला जाता है। लेकिन ये बोल रहा है कि सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसलिए यहाँ पर किसी शब्द, किसी चिन्ह का प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो आपको इसकी परिभाषा स्पष्ट तौर पे समझ में आ गई होगी। इस चीज को समझना है, बेसिक है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। हालांकि इन चिन्हों को हम छोटे से लेके अभी तक पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम समझने के लिए पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब हमारे सामने प्रत्यक्ष तौर पर आती हैं तो हमें वो चीजें स्पष्ट नहीं होती, लेकिन हम जब पढ़ लेते हैं, बार बार उसको रिवाइज करते हैं, तो फिर क्लियरिटी हो जाती है। तो तीसरा नंबर हम जो है वो पढ़ेंगे अल्प विराम। तीसरा हम पढ़ेंगे अल्प विराम। तीसरा जो चिन्ह है वो हम पढ़ेंगे अर्ध विराम के बाद अल्प विराम। अब हम जो तीसरा जो है वो अल्प विराम की परिभाषा से और उसके प्रयोग से समझेंगे। तो अल्प विराम तीसरा हम पढ़ेंगे। तीसरा है अल्प विराम। अल्प विराम, यहाँ थोड़ी देर के लिए हमें रुकना होता है, ये हमारा अल्प विराम है। वो अर्ध विराम है, ये अल्प विराम है। अर्थ मतलब थोड़ा सा, अर्थ माने उससे भी आधा, जो अल्प है उसमें भी आधा, उसमें भी आधा हम रुकेंगे, तो ये हमारा अर्ध विराम होता है। अब हम अल्प विराम की परिभाषा लिखेंगे, तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे, इसका प्रयोग पढ़ते और लिखते समय अल्प, इसका प्रयोग पढ़ते और पढ़ते और लिखते समय, पढ़ते और पढ़, इसका प्रयोग पढ़ते और लिखते समय अल्प विराम पर क्षण भर ठहरना चाहिए। इसका प्रयोग पढ़ते और लिखते समय अल्प विराम पर, अल्प विराम पर क्षण भर के लिए, के लिए रुकना चाहिए, चाहिए, रुकना चाहिए, या ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आदि से प्रारंभ होने वाले, क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि आदि से प्रारंभ होने वाले, प्रारंभ होने वाले, प्रारंभ होने वाले, प्रारंभ होने वाले खंड वाक्य के पहले, खंड, खंड वाक्य के पहले, वाक्य के पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के पहले
अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। तो इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमें समझना है कि इस कैसे इसका प्रयोग हम करते हैं। तो इसके प्रयोग की हमने अपनी परिभाषा देखी। इसका प्रयोग पढ़ते और लिखते समय अल्प विराम पर क्षण भर के लिए रुकना या ठहरना, क्योंकि आदि से प्रारंभ होने वाले खंड वाक्य के पहले अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम के पहले प्रयोग किया जाता है। इसको थोड़ा सही से लिख लेंगे। अल्प विराम बार बार लिखा समझ में नहीं आता, ठीक है। तो किया जाता है। अब जैसे जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे ब्रह्मा ने दुख और सुख, ब्रह्मा ने दुख और सुख सुख ये हमने अल्प विराम का प्रयोग कर दिया। ऐसे ही होता है, थोड़ा सा टेढ़ा करके लगा देते हैं। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, फिर भी हम ऐसे ही करेंगे। पाप और पुण्य। फिर रात और दिन, रात और दिन, ये सब रात और दिन ये सब बनाए हैं, रात और दिन ये सब बनाए हैं। ब्रह्मा ने दुख और सुख, पाप और पुण्य, रात और दिन ये सब बनाए हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ब्रह्मा ने दुख और सुख तो अल्प विराम हो गया, हम पाप और पुण्य, रात और दिन, अगर इसको हटा दें तो यहां भी वही शब्द होगा, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग थोड़े से समय के लिए रुकने के लिए किया जा रहा है। तो फिर वही बात आएगी, तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा, अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमें स्पष्ट है, समझ में आ गया है कि इसमें अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। ये चीज हमें क्लियर है। हम विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं, बहुत स्पष्टता से समझ में आ रहा है। आपको क्लास अगर अच्छी लग रही तो लाइक शेयर जरूर करते रहें। कोई भी चीज अगर आपको पूछनी है तो आप बार बार पूछ सकते हैं। चौथा नंबर जो हमारा है अल्प विराम के बाद, तो चौथा जो हम पढ़ेंगे वो है अपूर्ण विराम। चौथा है अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। तो मैंने अभी बताया था कि अपूर्ण क्या है, कोई इस प्रकार का चिन्ह है जो लगा है, वहां पर अपूर्ण विराम होगा। मतलब कोई भी बात पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं की गई है, उसको हम अपूर्ण विराम, उसको छोड़ दिया गया है। आगे जब वो बात आएगी तो उसको पूरा स्पष्ट बताया जाएगा। इसके लिए उसको छोड़ा गया है विशेष तौर पर, उसको समझाने के लिए कि ये बात आपको इस रूप में समझनी है या नहीं समझनी है, वो एक अलग बात है। लेकिन इस में अभी बहुत सारी चीजें शेष हैं, ये बताने के लिए उसको वहां पर रोका गया है, उसको वहां पर स्टॉपेज दिया गया है। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो रोक दी गई। अब हम अपूर्ण विराम की परिभाषा और एग्जाम्पल से समझेंगे कि अपूर्ण विराम का प्रयोग कैसे और कहां पर किया गया है और कैसे उसको किया जाता है। आपको ये सारी चीजें एकदम स्पष्ट समझ में आ रही हैं? अगर नहीं आ रही हैं तो कमेंट जरूर करें, आ रही हैं तब भी कमेंट करें, और अगर अच्छे से समझ में आ रही तो लाइक शेयर भी जरूर करते रहें, क्योंकि एक विस्तृत क्लास है, बहुत अच्छे से आपके लिए चल रही है और रेगुलर क्लास चल रही है। इसलिए क्योंकि एक आध दिन का हो सकता है कि भी वो, लेकिन आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आपको फुल नोट्स के साथ में, चाहे आपकी रीट हो, चाहे आपकी एमपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, ईएमआरएस हो, यूजीसी नेट हो, किसी भी परीक्षा में आप ये सारी चीजें देखते हैं। व्याकरण बहुत मजबूती से और बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ये आता ही आता है।
अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक बाकी भी हैं जो हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम इसका बचा हुआ साहित्य पढ़ेंगे। साहित्य में हमारा गद्य पद्य दोनों हैं। तो अभी लगभग व्याकरण का आधे से ज्यादा टॉपिक हम पूरा कर चुके हैं, लेकिन और भी अभी इसमें टॉपिक बाकी है। छंद है, इसमें अभी आपके काल हैं, तो ऐसे 2 3 4 टॉपिक अभी जो हैं वो बाकी हैं, उन्हें हमें पढ़ना है। उसके बाद हम साहित्य में चलेंगे। तो अपूर्ण विराम की परिभाषा लिखेंगे। इसको लिखेंगे, इसको न्यून विराम और लिखेंगे, इसको इसको न्यून विराम इसको न्यून विराम इसको न्यून विराम या विवरण चिन्ह या विवरण चिन्ह विवरण चिन्ह भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। भी है कहा जाता है। इस विराम की आवश्यकता इस विराम की विराम की आवश्यकता आवश्यकता इस विराम की आवश्यकता अत्यंत आकस्मिक होने पर अत्यंत अत्यंत आकस्मिक आकस्मिक होने पर होने पर आकस्मिक होने पर अथवा किसी कथन से अथवा 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 किसी कथन अथवा किसी कथन से एक से अधिक कथन से एक से अधिक एक से अधिक उदाहरण देने पर उदाहरण देने पर उदाहरण देने पर देने पर उदाहरण देने पर अथवा किसी उद्धरण द्वारा अथवा किसी उद्धरण द्वारा उद्धरण द्वारा किसी उद्धरण द्वारा किसी उद्धरण द्वारा कोई अभिप्राय व्यक्त करने की दशा में कोई अभिप्राय व्यक्त करने की दशा में करने की दशा में करने की दशा में करने की दशा में उद्धरण के पहले दशा में उद्धरण के पहले उद्धरण के पहले अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। के पहले अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है प्रयोग किया जाता है। ये हमें समझना है। कैसे? उसमें दिया गया है, इसको न्यून विराम या विवरण चिन्ह भी कहा जाता है। इस विराम की आवश्यकता अत्यंत आकस्मिक होने पर अथवा किसी कथन से एक से अधिक उदाहरण देने पर अथवा किसी उद्धरण द्वारा कोई अभिप्राय व्यक्त करने की दशा में उद्धरण के पहले अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। मतलब उस बात को जब स्पष्ट करना है या उस बात को छोड़ना है किसी चीज के लिए, आगे के लिए, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे गांधी जी ने कहा था, में लिखा है, जैसे एग्जाम्पल में गांधी जी ने गांधी गांधी जी ने कहा था गांधी जी ने
कहा था, गांधी जी ने कहा था, करो या मरो। ये बात यहाँ रोक दी। अब उन्होंने जो बात कही है उसको उन्होंने कहा है करो या मरो। दो है, डू एंड डाई, करो या मरो। तो गांधी जी ने क्या कहा था उसको स्पष्ट करने के लिए अपूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। गांधी जी ने कहा था, अगर इस शब्द को हटा देंगे तो यहाँ बात गांधी जी पे रह जाएगी कि गांधी जी ने क्या कहा था, लेकिन पूरी बात कहनी है तो गांधी जी ने कहा था उसके लिए पूर्ण विराम का प्रयोग है। और इन्होंने कहा कि करो या मरो, डू एंड डाई। तो इस प्रयोग को करने के लिए अपूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए, इस सेंटेंस को समझाने के लिए हम इसमें अपूर्ण विराम का प्रयोग कर रहे हैं। ये स्पष्टता में समझ में आएगा कि किस प्रकार से सेंटेंस में हमें अपूर्ण विराम का प्रयोग करना है। ये आपके लिए स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो आगे हम इसमें आगे एक और है जिसे हम पढ़ेंगे, और हो सकता है इसके बाद हमें क्लास को समाप्त करना पड़े आज की। तो पांचवा नंबर का जो चिन्ह है, पांचवा नंबर है, तो पांचवें नंबर को हम पढ़ेंगे। पांचवें नंबर के चिन्ह को हम पढ़ेंगे। पांचवा नंबर है जो हम पढ़ेंगे, पांचवें नंबर को हम पढ़ेंगे। और पांचवा नंबर जो है वो है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद टाइम हमारा हो जाएगा, तो हम लगभग ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करते हैं क्योंकि इसके बाद फिर बहुत दिक्कत लोगों को होती है। छोटी क्लास रहती है तो लोगों को पढ़ने में भी थोड़ा इंटरेस्ट रहता है मेरे अंदाज से। पांचवा है पांचवा है प्रश्नवाचक, प्रश्न चिन्ह या प्रश्न विराम, इस क्लास का अंतिम। इसके बाद बचे हुए नेक्स्ट क्लास में हम पूरा करें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्लास ज्यादा लंबी होने से थोड़ा दिक्कत रहती है। मुझे भी लगता है कि एक 40 मिनट की क्लास पॉसिबल होती है, और हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो हमको वो भी रिवीजन भी करते रहना है। तो इसके लिए थोड़ा समय चाहने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ताकि अगर ज्यादा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। 40 मिनट की क्लास पर्याप्त होती है, क्योंकि एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट होती है, क्योंकि आपसे वार्तालाप नहीं करते नहीं तो क्लास थोड़ी और बड़ी हो जाए। तो पढ़ाना, रेगुलर पढ़ना, तो 40 मिनट बहुत है एक क्लास के लिए, हेल्पफुल है। तो प्रश्न चिन्ह या प्रश्न विराम, इसमें जो प्रश्न विराम की बात की गई है कि प्रश्न विराम किसे कहते हैं, ये हम इसकी परिभाषा और एग्जाम्पल से समझेंगे कि इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो इसका प्रयोग प्रश्नबोधक, इसका प्रयोग इसका प्रयोग प्रश्नबोधक, इसका प्रयोग प्रश्नबोधक, इसका प्रयोग प्रश्नबोधक वाक्य के अंत में किया जाता है। वाक्य के अंत में किया जाता है, अंत में किया जाता है, अंत में किया जाता है। एक ही वाक्य में एक से अधिक प्रश्न होने पर, एक ही वाक्य में एक से अधिक प्रश्न होने पर, प्रश्न होने पर, एक ही वाक्य में एक से अधिक प्रश्न होने पर, एक से अधिक प्रश्न होने पर, एक ही वाक्य में एक से अधिक प्रश्न होने पर, प्रश्न होने पर प्रश्न विराम या तो, प्रश्न विराम या तो अंतिम प्रश्न के आगे, प्रश्न विराम, प्रश्न विराम या तो, प्रश्न विराम या तो अंतिम प्रश्न के आगे लगाते हैं, या तो अंतिम प्रश्न के आगे लगाते हैं, लगाते हैं, या प्रत्येक के, या प्रत्येक के आने, प्रत्येक के
आगे आने नहीं, प्रत्येक के आगे, प्रत्येक के आगे प्रश्न विराम, प्रश्न विराम ऐसे, प्रश्न विराम ऐसे वाक्यों में, वाक्यों में प्रयुक्त नहीं, प्रयुक्त नहीं होता, प्रयुक्त नहीं होता, प्रयुक्त नहीं होता, जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो, जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो, प्रश्न आज्ञा के रूप में हो, तो इस जगह प्रयोग नहीं करेंगे। अब जैसे 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 से हम समझेंगे कि प्रश्न क्या है, तो प्रश्न से समझेंगे, क्या तुम वहां जा रहे हो, क्या तुम वहां जा रहे हो, तो यहां प्रश्न किया गया है, क्या तुम वहां जा रहे हो, तो अब क्या तुम वहां जंतर मंतर, या क्या तुम वहां जा रहे हो, क्या तुम वहां जा रहे हो जंतर मंतर कब जाओगे, ऐसे अगर इसमें जुड़ा है, दो है, उसमें कहा गया है इसका प्रयोग प्रश्नबोधक वाक्य के अंत में किया जाता है। एक ही वाक्य में एक से अधिक प्रश्न होने पर प्रश्न विराम या तो अंतिम प्रश्न के आगे लगाते हैं, या प्रत्येक प्रश्न के आगे प्रश्न विराम ऐसे वाक्यों में प्रयोग नहीं होता जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो। तो आज्ञा के रूप में जहां होंगे वहां नहीं करेंगे, लेकिन अगर दो क्वेश्चन है, क्या तुम वहां जा रहे हो, आप इसमें लिख दो जंतर और मंतर, कब जाओगे, कब जाओगे, तो यहाँ दोनों में अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जाएगा, ये स्पष्ट है, आपको समझ लेना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि ये बहुत आसान है, चिन्हों का प्रयोग है, हालांकि ये बड़ी परीक्षाओं में आपसे लगभग पूछे ही जाते हैं, आते हैं, कई प्रश्न आए हैं इनमें से, इस सेंटेंस में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, या सेंटेंस दे दिया तो उसमें किस चिन्ह का चिन्ह दे दिए गए, क्योंकि वहां तो ऑप्शनल आंसर होता है जो आपको टिक करना होता है, उसमें भरना होता है, तो वहां बताना तो है नहीं प्रदर्शन करके चिन्ह का, तो इस तरीके से कई क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ये चिन्ह कौन सा है, तो बहुत आसानी से और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो हमारे बच्चे हुए चिन्ह है उन सबको पढ़ेंगे। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, सभी लोगों से अनुरोध रहेगा, कुछ लोग क्लास को थोड़ा बहुत देख के छोड़ देते हैं, क्लास पूरी देखिए, रेगुलर जुड़े रहिए, आने वाली अगली परीक्षाओं तक आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, हर चीज में आपको हिंदी का एक लेवल है, जैसे अभी एमपी में उप समूह समूह 2 और उप समूह 4, समूह 2 और समूह 4 की जगह आई हूँ, उसमें हिंदी कंपलसरी है, इसके बाद कुछ एक जगह और आई है उसमें भी हिंदी, तो हिंदी हर जगह प्रयोग होती है लगभग, भले वो 10 नंबर 20 नंबर 15 नंबर जितने की भी हो है, 2 4 10 20 क्वेश्चन, 2 4 10 क्वेश्चन भी अगर आपके 10 नंबर के भी हैं, तो अगर वो भी अगर आपके गलत होते हैं तो आपको 10 नंबर 5 नंबर से मेरिट से बाहर होना पड़ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखें कि हमें पढ़ना ही है, कंपलसरी है, जो टेट की परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं उन्हें बाल विकास, हिंदी, पर्यावरण ये सारी पढ़नी होती है, लेकिन हिंदी लगभग आजकल सभी परीक्षाओं में पूछी जाने लगी है, इसलिए मैं उचित ध्यान रखते हुए हिंदी को बहुत अच्छे से, मैंने बहुत अच्छे से धीरे धीरे सारी क्लासों को एक्सप्लेन किया है, थोड़ी व्यवस्थाओं में कमियां हो सकती हैं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, और धीरे धीरे हम सुधार करेंगे और इसे बेहतर करेंगे, और हो सकता है कि आप सबका सहयोग रहे तो डिजिटल भी हम जुड़ेंगे, कभी ना कभी जरूर ऐसा होगा, लेकिन उसके लिए समय का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास को लाइक शेयर जरूर करते रहें, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।